Hello students, welcome to class 12 online economics class. Hope you all are doing well. And today I am going to cover the last topic of this chapter, that is infrastructure. And on your screen you can see the infrastructure which were introduced by the colonial ruler were railways, roadways and airways, ports and water transport, post and telegraph. It comes under communication. Okay. So before we start, let me tell you what is infrastructure. So infrastructure means those basic physical and organizational structure which facilitate to carry out the business. It can be tangible और इट कैन बी इनटेंजिबल. तो इसका मतलब क्या होता है, वो सब फैसिलिटीज़ जो कि किसी बिज़नेस को करने में मदद करती हैं. कि जैसे कि आप मान लीजिए आपका स्कूल है, आपकी स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है और उसमें डेस्क बेंच अच्छे हैं, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हैं, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, है ना. तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू विल गेट. ओके. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है इसका. ठीक है. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. लाइक जैसे कि ब्रिटिश जब रेलवे को इंडिया में लाए तो उनका मकसद जो है वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था, बल्कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते थे. ठीक है. रेलवे से उनको क्या फ़ायदा था कि जो सामान ब्रिटेन में जो फिनिश्ड गुड है वो इंडिया के किसी पोर्ट पे आ जाता है. फिर वहाँ से जो है इंडिया के अलग अलग भागों में जो है रेलवे से काफ़ी आसानी से और जल्दी और कम खर्चे में पहुँचाया जा सकता था. ठीक है. फिर लेकिन ये फैसिलिटी जो है, रेलवे की फैसिलिटी इंडियन लेबरर को या फिर इंडियन मार्केट के जो गुड्स थे उनके लिए अवेलेबल नहीं था. जैसे क्या होता था कि इंडिया में अगर कोई गुड्स बनाए, कोई खादी का कपड़ा बना है या कुछ भी जो फिनिश्ड गुड है, वो अगर इंडियन मार्केट में ले जाना हो तो उसको बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी या जो भी मतलब ट्रेडिशनल साधन है उससे ले जाया जाता था. ठीक है. वैसे ही रोडवेज़ को उन्होंने बनाया, लेकिन इसका भी फ़ायदा वो अपने लिए किए. क्या है कि उनकी आर्मी को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में रोडवे काफ़ी मदद करता था. ठीक है. फिर एयरवे का भी उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया. फिर उन्होंने पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया. पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, स्वेज कैनाल उन्होंने ओपन कर दिया था, है ना. स्वेज कैनाल के ओपन होने से उनको क्या फ़ायदा हुआ कि उनका सामान जो है इंडिया से रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन काफ़ी आसानी से कम समय में और कम खर्चे में पहुंच जाता था. वैसे ही उनका फिनिश्ड गुड जो है ब्रिटेन की बड़ी कंपनियों से जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है इंडिया के पोर्ट पे आसानी से जो है आ जाता था. ठीक है. और फिर रेलवे तो थी ही उनकी मदद के लिए. नेक्स्ट वी हैव पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स फॉर कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ का उन्होंने इस्तेमाल किया. इसका प्राइस जो है उन्होंने हमेशा हाई रखा. वो इसलिए उन्होंने हाई रखा था पोस्ट और टेलीग्राफ का प्राइस, ताकि इंडियन लोग इसको अफोर्ड ना कर सके और ब्रिटिश जो है इसको आराम से अफोर्ड कर सकते थे. ठीक है. इंडिया में कम जो अफोर्ड करेंगे भी तो काफ़ी रिच लोग होंगे, है ना. कुछ कम लोग ही होंगे जो उसका फ़ायदा उठा सकते थे. तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में डेवलप किया था. बट वी हैव आल्सो सीन सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया. लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, रेलवे के आने के बाद जब ब्रिटिश चले गए तो आज आपको पता है कि रेलवे से हमें कितना फ़ायदा होता है ना. काफ़ी गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है. और अब जो है, अब तो रेलवे का जो ट्रैक है आप देख सकते हो कि काफ़ी फैला हुआ है इंडिया में, है ना. काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हो चुका है गुड्स का ट्रांसपोर्ट में. लोग जो है यहाँ से वहाँ काफ़ी आसानी से जो है चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो भी, है ना.
फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि अंग्रेज़ क्या है नील की खेती करवाए या कॉटन या जूट की जो खेती करवाते थे, तो इससे काफ़ी उनके जाने के बाद भी हम जो है इसको कंटिन्यू रखें। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से पहले, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को भी हम एक धंधा बना देना, ठीक है। एग्रीकल्चर जब धंधा बन गया, पहले क्या होता था कि ब्रिटिश के आने से पहले जो एग्रीकल्चर होता था, खेती होती थी, वो अपने लिए, अपने खाने पीने के लिए होती थी या अपने रिश्तेदारों में बांटने उठने के लिए होती थी। इसका सेलिंग बहुत कम था। लेकिन कमर्शलाइजेशन जब हो गया एग्रीकल्चर का, तो लोगों को समझ में आया कि जैसे शुगर कैन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, तो इसको हम लोग जो धंधे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले जो है राजशाही थी, तो वो अब जो है एक काफ़ी रिफ़ॉर्म उसमें आ गया था, है ना, काफ़ी बदलाव आ गए थे। अब क्या होता था कि अब जो है एग्रीकल्चर में सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है, कैसे जो है प्रशासन को चलाना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है ना। तो ये सब जो है अब जो है इंडियन लोगों को भी समझ में आ गया था। फिर मॉनेटरी सिस्टम में क्या है, जैसे रुपया जो है वो अब चलन में आ गया था। पहले क्या था, जो है राजा महाराजा होते थे तो वो सोने का या चांदी का सिक्का चलाते थे, है ना, जिसमें जो है काफ़ी नुकसान भी होता था। जो कुछ लोग उसमें चोरी, जो पैसे की चोरी भी हो जाती थी, तो सीधा गोल्ड की चोरी हो जाती थी उसमें, ठीक है। तो उन्होंने रुपीज़ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो इससे भी जो है काफ़ी जो है इंडियन इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिला, ठीक है। तो विद दिस वी हैव completed दिस टॉपिक also. So students, I hope you would have understood the chapter very clearly. If you have any doubt, you can ask in the comment box and I will reply you as soon as it comes to my notice. So students, I would like you to write the answer to these questions. Some questions I have written here. You can see the questions are, when was railway introduced in India? The next question is, iron and steel industries began up in which year? And what do you mean by economic drain during British India? So try to write the answer to these questions, and this bring me to the end of this lecture, and we will meet you in the next lecture. Till then, enjoy economics learning. Thank you.